हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 139। इससे पहले इस कहानी के 138 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। सामने से कुछ आवाज़ आती है और राजीव राठी बोलता है कि अगर रूही को किडनैप कर लिया हो तो नियति को भी कर लो। जब दोनों ही बहनों को किडनैप कर लेना तब फ़ोन कर देना मुझे। और ये सुनते ही रोहान और शेरा दोनों की ही आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और दोनों के ही आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उतर आता है। तो इतना तो आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो रोहान अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में राजीव राठी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो शेरा ने भी रोहान को हाथ पकड़ते हुए कहा कि सर, ये सही वक्त नहीं है, हमें रूही मैम को पहले ढूंढना होगा। इन्हें तो आप बाद में भी मार सकते हैं, अभी बात को मत बिगाड़िए। लेकिन अगर रूही मैम को ही कुछ हो गया ना तो आप खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा शांति से काम लीजिए। और वैसे भी अभी नियति मैडम का भी तो किडनैप नहीं हुआ है ना, हम चाहे तो उनकी किडनैपिंग को रोक सकते हैं। तो रोहान को आज एक साथ दो ही झटके लग चुके थे, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। एक तो उसे आज पता चल गया था कि वो सचदेवा फैमिली का असली बेटा नहीं, वो तो रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है। और दूसरा कि रूही की किडनैपिंग भी हो गई थी और अब नियति का भी किडनैप होने वाला था। उसे आज बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ दो शॉट लगे थे। रोहान का दिमाग खराब हो चुका था, उसका मन कर रहा था कि राजीव राठी को भी वो आज ही अभी मार दे। लेकिन फिलहाल तो उसे राजीव राठी को छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि उसे ही वो राज पता था कि रूही कहाँ पर है। शेरा रोहान को खींचता हुआ वहाँ से लेकर आ गया और फिर गाड़ी में बैठकर उसे खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठकर वहाँ से चला गया। अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करने लगी। रोहान गाड़ी में बैठा हुआ फोन को घुमा रहा था, लेकिन किस्मत रोहान का साथ अभी नहीं दे रही थी। ना तो फोन निव्यांश ने उठाया था और फिर ना ही बंदरों की टुकड़ी ने, किसी ने भी अब रोहान का फोन रिसीव नहीं किया था। वो सब लोग तो मॉल में अभी धानी के लिए कपड़े खरीदने में बिजी थे और निव्यांश वो तो अपने कैमरे खरीदने में बिजी था, ताकि फ्लैट में लगाकर टिया से जल्द डाइवोर्स ले सके और फिर नियति से शादी कर ले। तो वहीं दूसरी तरफ दक्ष ने भी बाइक अपने घर के गली में आकर रोकी थी। उसके पीछे नियति बैठी हुई थी। नियति बाइक से उतर गई तो दक्ष बोलता है कि यहाँ से घर चली जाओगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो नियति ने भी दक्ष की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ भैया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन धानी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वहाँ पर? क्या धानी को हम सब यहाँ पर नहीं रख सकते हैं क्या अपने घर पर? तो दक्ष अब नियति की तरफ देखते हुए बोलता है कि नियति रख सकते हैं, लेकिन माँ पापा 10 सवाल पूछेंगे और फिर हम चाहे जितना भी बातों को घुमाने की कोशिश करें, चाहे जितना उनसे झूठ बोले, वो हमारे माँ बाप है ना, झूठ पकड़ ही लेंगे। उन्हें सच का पता बताना ही होगा। और वैसे भी धैर्य धानी को अपनाना भी नहीं चाहता है। ऐसे में हम घर वालों को सच भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फिर हम बहुत ज़्यादा पिटेंगे। तुम धानी की फिक्र बिल्कुल भी मत करो। धैर्य बेशक से इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहता है, लेकिन धानी को कभी वो हर्ट भी नहीं करेगा। वो धैर्य के घर में सुरक्षित रहेगी, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब तुम सीधा घर जाना और कहीं भी नहीं। तो नियति बोलती है कि हाँ, मैं घर चली जाऊंगी। दक्ष ने अपनी गली के अंदर देखा तो जहाँ पर अभी एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ था। दक्ष बोलता है कि ये ट्रक नहीं होता ना तो तुम्हें घर पे ही ड्रॉप कर देता मैं, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ से तो चली ही जाओगी, बस 2 कदम की दूरी पर ही तो घर है। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दक्ष ने अपनी बाइक घुमा ली। और यही वो पल था जब नियति को किसी ने पीछे से आकर जकड़ लिया था और फिर उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी ही देर में नियति भी अच्छे से बेहोश हो चुकी थी, उसे अपना होश ही नहीं था। और फिर कुछ लोगों ने नियति को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। दक्ष अभी बाइक लेकर वहां से लेकर चला गया था। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, तो दक्ष ने भी अब अपनी बाइक को साइड में रोका और फिर अपना फोन रिसीव कर लिया। फोन पर अभी एक नया नंबर आ रहा था। दक्ष ने भी फोन उठाकर देखा और फिर थोड़ा एटीट्यूड की आवाज में बोलता है कि हेलो, क्या है, क्यों इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो? और तभी दूसरी तरफ से रोहान की आवाज आती है, नियति कहाँ पर है, उससे मेरी बात कराओ। तो दक्ष बोलता है कि अबे तू
है कौन जिसे नियति की इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो रोहान भी अब गुस्से में बोलता है कि दक्ष, मैं रोहान बोल रहा हूँ, रोहान बात कर रहा हूँ, नियति कहाँ है, उसे बुलाओ अभी के अभी। तो दक्ष को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसे रोहान की आवाज़ में अभी बहुत ज़्यादा फिक्र नजर आ रही थी। दक्ष बोलता है कि मैं उसे अभी अभी घर छोड़कर आया हुआ हूँ। तो रोहान ने कहा कि तुम उसे घर के अंदर छोड़कर आए हो ना, उसे घर के बाहर तो नहीं छोड़ा है तुमने। तो दक्ष ने अब धीमी सी आवाज़ में कहा कि नहीं, गली के बाहर ही छोड़ दिया है मैंने। रोहान भी गुस्से में बोलता है कि दक्ष, नियति का किडनैप हो गया है, जरा देख कर आओ वो घर पर पहुंची भी है या फिर नहीं, उसे ज़रूर किसी ने किडनैप किया होगा। और ये सुनते ही दक्ष ने फ़ोन को कट किया और फिर जल्दी से अपनी बाइक को घुमा लिया। दक्ष ने अभी बाइक जहाज की तरह बनाया हुआ था और अपनी गली के बाहर आकर रोकी। वो जल्दी से गली के बाहर ही बाइक खड़ी करके भागता हुआ घर के अंदर गया। दक्ष अपने घर के बाहर आया और फिर उसने जल्दी से अपने घर के गेट को खोला और अंदर जाता हुआ चिल्लाते हुए बोलता है कि नियति, नियति, नियति कहाँ हो तुम, स्नो वाइट, स्नो वाइट तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, अगर तुम घर आ गई हो तो जल्दी से आओ। और फिर तभी जिया, जो कि अभी किसी फाइल को सोफे पर बैठी हुई स्टडी कर रही थी, वो बोलती है कि दक्ष, तुम तो कह रहे थे ना कि तुम नियति को सबके साथ राठौड़ हाउस में छोड़कर आए हो, तुम सब राठौड़ हाउस में हो। तो दक्ष के चेहरे पर भी अब काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया था। उसे भी समझ में आ गया था कि रोहान जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक है, किसी ने नियति को किडनैप कर लिया है, नियति का किडनैप हो चुका है और अब तो वो नियति को उस अनाथ आश्रम से भी बचाकर ले आए थे और अब एक बार फिर से नियति पर मुसीबत आ गई थी, फिर से किसी ने नियति को किडनैप कर लिया था। दक्ष फिलहाल तो जिया को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो बोलता है कि अरे ताई, वो मैं ना भूल ही गया था, मैं उसे लेकर आता हूँ, आप परेशान मत हो, मैंने सोचा कि शायद मैं नियति को घर ले आया हूँ। इतना कहकर दक्ष जल्दी से बाहर की तरफ चला गया। तो जिया भी उसे आवाज़ लगाती रहती है, लेकिन दक्ष ने अपनी बड़ी माँ की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनी थी, क्योंकि दक्ष को अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। वो जल्दी से गली में आया और उसने उस ट्रक को देखा जो वहाँ का खड़ा हुआ था, जिस वजह से वो नियति को घर तक नहीं छोड़ने के लिए आ पा रहा था। उसी ट्रक की वजह से शायद नियति का किडनैप हो चुका था। दक्ष ने भी गुस्से में सबसे पहले उस ट्रक की हवा निकाल दी थी और फिर 2-3 बार ट्रक के टायर पर अपनी लात जोर जोर से मारते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि साला कुत्ता कमीना, यहाँ पर नहीं होता ना तो मेरी बहन किडनैप नहीं होती, तेरी ही वजह से मेरी बहन किडनैप हो गई है। दक्ष भागता हुआ गली के बाहर आया और फिर अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से दूसरी जगह चला गया। इधर दूसरी तरफ बंदरों की टुकड़ी जो अभी सारा सामान लेकर पार्किंग एरिया में आ गई थी और फिर तभी निव्यांश ने भी अपना फ़ोन चेक किया। साइलेंट होने की वजह से उसने रोहान का फ़ोन एक बार भी रिसीव नहीं कर पाया था। उसे नहीं पता था कि उसके फ़ोन पर कितने लोगों ने कॉल किया होगा। निव्यांश ने अपने फ़ोन से रोहान को इतनी सारी मिस्ड कॉल देखी तो उसके माथे पर भी काफ़ी ज़्यादा सिकन आ गई थी। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसके चलते रोहान ने उसे इतनी सारी कॉल करी है। निव्यांश ने रोहान को कॉल किया तो रोहान ने भी गुस्से में कहा कि निव्यांश, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद, इतने जिम्मेदार पर्सनैलिटी होने के बाद तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, तुम फ़ोन को रिसीव ही नहीं करते हो। तो निव्यांश ने भी धीरे से पूछा कि हुआ क्या है। तो रोहान बोलता है कि नियति और रूही दोनों का ही किडनैप हो गया है, दोनों ही किडनैप हो गई हैं, राजीव राठी ने दोनों को किडनैप कर लिया है। तो निव्यांश ने पूछा कि कौन कौन राजीव राठी, वो अनाथ आश्रम वाला राजीव राठी। तो रोहान भी गुस्से से बोलता है कि हाँ वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जितनी जल्दी हो सके अपनी पूरी सोर्स लगा दो ताकि रूही और नियति दोनों को ही ढूंढा जा सके, वरना राजीव राठी का कुछ भी नहीं पता है, वो दोनों को ही इंडिया से बाहर भेज देगा और हो सकता है कि वो उन दोनों को किसी के हाथ बेच दे। और ये सुनते ही कि नियति और रूही दोनों ही किडनैप हो गई हैं, निव्यांश का दिमाग भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बंदरों की टुकड़ी को देखा और फिर हल्के से गुस्से में कहा कि नियति और रूही का किडनैप हो गया है, ढूंढो उन्हें, कहाँ पर हैं वो दोनों। तो संकल्प ने भी अपने माथे पर हथेली मारकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि यार हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हमेशा मेरे साथ ये सब होता है, एक प्रॉब्लम से निकलते नहीं हैं, दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इतनी मुश्किल से तो नियति को ढूंढा था हमने और फिर अब फिर से नियति किडनैप हो गई है, क्या करें हम? अगर वानर सेना को पता चल गया ना कि हमारी गलतियों की वजह से नियति बार बार मुसीबत में पड़ रही है, बार बार उसे कोई ना कोई टेंशन हो रही है, तो वानर सेना तो हमारा पृथ्वी लोक से टिकट ही कटवा देगी, समझे तुम सब। तो बंदरों की टुकड़ी भी अब हरकत में आ गई थी और फिर जल्दी जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई थी। संकल्प ड्राइव करते हुए पार्किंग एरिया से बाहर
की ओर आया और तभी उन्हें दक्ष की बाइक पार्किंग एरिया की तरफ आते हुए दिखाई देती है। तभी बंदरों की टुकड़ी भी समझ गई थी कि शायद दक्ष को भी पता चल गया हो। संकल्प ने गाड़ी एकदम से रोक दी और फिर धैर्य गाड़ी से उतरकर दक्ष के पास जाकर उसकी बाइक की बैक सीट पर बैठते हुए बोलता है कि नियति का किडनैप हो गया है। तो दक्ष बोलता है कि हाँ जानता हूँ मैं कि नियति का किडनैप हो गया है। इतना कहकर दक्ष ने भी बाइक एकदम से घुमा दी और फिर से बंदरों की टुकड़ी भी नियति और रूही को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ी थी। अब सबके चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ रूही और नियति दोनों ही एक कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। उनके आसपास बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे। रूही और नियति दोनों को ही होश नहीं था। अभी इस वक्त दोनों ही बेहोश हो चुकी थी। वो कहाँ पर हैं? और तभी उस कमरे का गेट खुलता है तो राजीव राठी अंदर आया और राजीव राठी ने भी अपने गार्ड्स को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि इन्हें क्या वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो क्या? तुम पानी लेकर आओ और इनके मुंह पर मारो। तभी एक गार्ड एक बाल्टी पानी लेकर आया और फिर उसने आते ही रूही और नियति पर उस बाल्टी का पानी गिरा दिया। इतना सारी पानी एक साथ गिरने पर भी रूही और नियति दोनों की ही आंखें एकदम से खुल गई थी। दोनों ने ही अपने सामने राजीव राठी को देखा जो अभी उन्हीं को ही घूर रहा था। तो राजीव राठी ने भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ थोड़ा सा एटीट्यूड से कहा कि तो दोनों ही बहनों की आंखें खुल गई, जाग गई तुम दोनों नींद से? तो राजीव के मुंह से बहनें सुनकर दोनों ने ही अपने पास एक दूसरे को देखा तो दोनों की ही आंखें हैरानी से खुल गई थी। नियति को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी बहन है और फिर रूही, उसकी तो आंखों में पानी ही आ गया था। न जाने कितने महीनों के बाद उसने नियति को देखा था और फिर दोनों ही बहनें काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और कहीं ना कहीं दोनों बहुत ज्यादा खुश भी थी एक दूसरे को देखकर। दोनों की ही आंखें नम हो चुकी थी। दोनों ने ही झटके से एक दूसरे को अपने अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगती हैं। तो रूही बोलती है कि नियति तू ठीक तो है ना, कहाँ पर चली गई थी तू? नियति ने कहा कि हाँ रूही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नियति की आवाज सुनकर रूही उसके तो एकदम से होश ही उड़ गए थे। रूही ने नियति के आंसुओं को साफ करके नियति को बहुत सारा प्यार करके कहा कि तू ठीक हो गई है, तू बोल सकती है, तू सुन सकती है क्या? तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, और तुझे पता है मैं ना बहुत ही अच्छी फैमिली के साथ रहती हूँ और उसी फैमिली ने मेरा इलाज करवाया है जिसके चलते आज मैं बोल सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। रूही बोलती है कि बहुत बड़े लोग होंगे वो जिसने तेरा इलाज करवा दिया होगा, वरना तेरे इलाज के लिए तो मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ते, बहुत सारा पैसा लाना पड़ता मुझे, तब जाकर तेरा इलाज हो सकता। वो मेरे पास कभी भी नहीं हो पाते। दोनों ही बहनें अब इतने दिनों के बाद मिली थी तो ना जाने कितने ही सवाल एक दूसरे से करे जा रही थी और एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करने लगी। एक पल के लिए तो वो एकदम से भूल ही गई थी कि इस वक्त वो किसी मुसीबत में है। राजीव राठी भी अब उन दोनों ही बहनों को देख रहा था और फिर राजीव राठी ने भी हंसकर कहा कि अगर तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो, एक दूसरे का दुखड़ा सुनना हो गया हो तो जरा इंडिया छोड़ने की भी तैयारी कर लो। आज के आज ही तुम दोनों यहाँ से जा रही हो, तुम दोनों आज रात ही दुबई जाओगी और यहाँ इंडिया में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है अब। वैसे भी तुम दोनों बहनों को मैंने जो काम दिया था ना, तुम दोनों बहनों ने वो काम ठीक से नहीं किया है। दोनों ने ही एक भी काम ठीक से नहीं किया है और अब तुम्हें बेचकर मुझे कुछ तो पैसे मिलने ही चाहिए ना, जो मेरे काम के लिए मैंने तुम्हें दिए थे। मैं तुम्हें इंडिया से बाहर भेज दूंगा और पूरी प्रताप फैमिली तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन तुम ना तो प्रताप फैमिली को मिलोगी और ना ही सचादेवा फैमिली को मिलोगी। और जब उन दोनों फैमिली को मैं रोते हुए देखूंगा, तड़पते हुए देखूंगा ना, तो इस दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा मुझे, समझे तुम दोनों की दोनों। तो नियति और रूही बस अब राजीव राठी को गुस्से से घूर कर देख रही थी और काफी ज्यादा रो रही थी। दोनों ने ही एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स रूही और नियति को एक अजीब सी नजरों से घूर कर देख रहे थे। तो राजीव राठी ने भी उन गार्ड्स को देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से में कहा कि अपनी नजरों को थोड़ा सा कंट्रोल करो, अगर हम वहां पर वर्जन लड़कियां भेजेंगे ना तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, समझे तुम दोनों। तभी एक गार्ड ने अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा कि लेकिन सर आपको कैसे पता कि ये दोनों ही लड़कियां वर्जन है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वर्जन ना हो, आप कहें तो हम इन्हें अभी ही चेक कर लें। और ये सुनते ही राजीव ने उस गार्ड के गाल पर खींचकर एक चाटा मारा और बोलता है कि ये जिन परिवार में रहकर आई है ना, उस परिवार के रग रग से वाकिफ हूँ मैं, मुझे सब कुछ पता है, समझे तुम दोनों। वो लोग मर जाएंगे लेकिन अपने संस्कार को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये लड़कियां कैसी
है और कैसी नहीं है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी नजरों को कंट्रोल कर दो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं, वरना अगली बार गोली सीधा तुम्हारे सीने पे ही उतार दूंगा, समझे ना। वो गार्ड अब चुपचाप से अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो गया था, लेकिन उस गार्ड की नजर अभी भी नियति और रूही पर ही टिकी हुई थी। वो अभी भी उन्हें अजीब नजरों से घूर रहा था। राजीव बाहर जाता हुआ बोलता है कि इन दोनों का ध्यान रखो, आज शाम को ही इन्हें यहाँ से भेजना है। आराम से जाए तो ठीक है, वरना बेहोश ही कर देना इन दोनों को। लेकिन हाँ, खबरदार, अगर इन लड़कियों को किसी ने भी हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। अगर गलती से भी इस लड़की के साथ किसी ने भी कुछ करने की कोशिश भी कर दी या गंदी नजरों से देखा भी ना, तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, समझे तुम सब के सब। सारे गार्ड्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। और फिर राजीव की बात सुनकर नियति और रूही का तो जैसे गला ही सूख गया था। उन दोनों को ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो तो मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी करके बस जल्दी से प्रताप फैमिली आकर उन्हें बचा ले। कहीं ना कहीं दोनों को यकीन भी था कि निव्यांश और रोहान उन्हें जरूर बचा लेंगे, उन्हें यहाँ से जरूर निकाल लेंगे। इधर दूसरी तरफ बंदरों की टुकड़ी नियति और रूही को ढूंढ रही थी। रोहान और अरमान भी पूरी फोर्स लगाकर रूही का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही भाई काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन फिलहाल तो किसी को भी रूही और नियति का पता नहीं लग रहा था। सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। और थोड़ी देर के बाद निव्यांश ने संकल्प को गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि रोहान ने उन्हें कहीं पर बुलाया था। तो बंदरों की टुकड़ी और सचादेवा ब्रदर्स आमने सामने खड़े हुए थे। बंदरों की टुकड़ी ने रोहान को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। रोहान को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अंधा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और फिर तभी संकल्प से भी रहा नहीं गया। संकल्प ने धैर्य के कान में धीरे से कहा, ये तो अंधा था ना। जहाँ तक मुझे याद है दोपहर को जब हम इसे मॉल की पार्किंग एरिया में मिले थे तभी भी ये अंधा ही था। यार, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 1-2 घंटे में ही इसकी आंखें वापस आ गई और ये देखने लगा। मुझे लगता है कि ये शायद अंधे बनने का नाटक कर रहा था। धैर्य भी मुंह फाड़े रोहान को ही देख रहा था। धैर्य बोलता है कि पता नहीं यार, ऐसा तो नहीं है कि इसे कोई परी वरी मिल गई हो और उसने अपने जादू से उसकी आंखों को ठीक कर दिया हो। जरूर इसने अपने ऊपर कोई काला जादू करवाया है। यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी बंदरों की टुकड़ी ने हैरानी से निव्यांश को देखा तो निव्यांश ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि मुझे कौन सा समझ में आ रहा है जो मेरी तरफ ऐसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे हो। आखिर निव्यांश भी तो था नील का ही बेटा, उसी के जैसे जवाब देता था। जैसा नील था वैसे ही निव्यांश था। सचादेवा ब्रदर्स बंदरों की टुकड़ी की हालत को देखते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो अरमान बोलता है कि बता दे रोहान, वरना ऐसा ना हो कि इन सब को यहीं पर हार्ट अटैक आ जाए और फिर इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। तो रोहान का दिमाग पहले से ही खराब था। रोहान बोलता है कि जा तू ही बता दे जाके, मैं नहीं बताऊंगा। अरमान ने बंदरों की टुकड़ी को देखकर कहा कि रोहान की आंखें ठीक हो गई थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से रोहान ने किसी को भी ये बात नहीं बताया है कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। तो जरा ये आंखें अंदर कर लो प्लीज, ऐसे आंखें फाड़कर रोहान को मत देखो, मेरे भाई को नजर लग जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे भाई को नजर लगा दो। प्लीज अपनी आंखें सब अंदर कर लो। तो संकल्प ने भी अरमान को थोड़ा सा एटीट्यूड में कहा कि ओ हेलो, तुम्हारा भाई कहीं का चांद नहीं है जो मेरी नजर लग जाएगी। मेरे भाई छोटे पैंथर को देखो, अगर सड़क पर निकल जाए ना तो लड़कियां चक्कर खाकर गिरने लगती हैं। तो तुम्हारा भाई ना कम ही स्मार्ट है हमारे भाई से। अरमान भी अब संकल्प को देखकर एटीट्यूड से बोलता है कि मेरा भाई जब अंधा था ना तब भी मेरे भाई पर लड़कियां जान छिड़कती थी, अब तो मेरा भाई बिल्कुल देखने लगा है। अब तो लड़कियां मेरे भाई के एक मुस्कुराहट पर ही फिदा हो जाएंगी। तो मेरे भाई की तुलना अपने भाई से बिल्कुल मत करो। निव्यांश और रोहान एक बार अरमान को देखते और फिर एक बार संकल्प को देखते। दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दोनों ही चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही अपने अपने भाई की बड़ाइयां करने पर लंबी लंबी फेंक रहे थे। तभी रोहान और निव्यांश दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों ही गुस्से से एक साथ चिल्लाए, बस बस करो तुम दोनों, यहाँ पर ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया है क्या मैंने तुम दोनों को? करीब 1 घंटे के बाद सब एक जगह पर सड़क पर आके खड़े हुए थे, एक दूसरे से मिलने के लिए सब आए थे। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी संकल्प फिर से बोलता है कि क्या मेरे पति से कुछ पता चल सकता है क्या? रोहान और अरमान ने अपने सर खुजाकर संकल्प को हैरानी से देखा। तो संकल्प बोलता है कि देखो प्लीज किसी को भी बताना मत, लेकिन मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। रोहान और अरमान दोनों ही बहुत ज्यादा हैरानी से संकल्प को देखने लगते हैं और फिर खुद ही अंदाजा लगाने लगते हैं कि क्या संकल्प को लड़कों में भी इंटरेस्ट हो सकता है क्या? क्या संकल्प ने किसी आदमी से शादी कर ली है? क्या प्रताप
फैमिली में कोई ऐसा लड़का है जिसके हार्मोन्स इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं, जो किसी लड़के में इंटरेस्ट लेता हो। तो रोहान और अरमान दोनों ही अपने ही ध्यान में मगन थे, दोनों ही अपने ख्यालों में खो चुके थे। और फिर तभी संकल्प ने उन दोनों को क्लियर बताते हुए कहा कि देखो, इन लोगों ने मतलब मेरे भाइयों ने मिलकर मेरी शादी एक आदमी से कर दी है। तुम दोनों को ही क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे औजार काम नहीं करते हैं, मेरे औजार सब के सब काम करते हैं। अब तो संकल्प को सब बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखने लगे थे। तभी संकल्प फिर से उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि अरे मेरे औजार और पुर्जे सब काम करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। वो सब ना बाद में समझाऊंगा तुम दोनों को, अभी वो टाइम नहीं है। फिर उसने निव्यांश को देखकर कहा कि हाँ हाँ छोटे पैंथर, तू बता मेरे पति को पकड़े कैसे, बता, उसे शायद पता होगा। साले के लगेंगे तो कन्नड़ भाषा में अपने आप को सब कुछ बक देगा, बता देगा कि राजीव राठी लड़कियों को किडनैप करके कहाँ पर लेकर जाता है और कहाँ से वो उन लड़कियों को बाहर भेजता है। निव्यांश को अब संकल्प की बात एकदम से सही लग रही थी। निव्यांश बोलता है कि हाँ हाँ ऐसा ही करते हैं, शायद कुछ पता लग जाए। सब बाइक और गाड़ियों में बैठकर संकल्प के पति को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। और फिर फाइनली उन्होंने अपने सोर्स से पता कर ही लिया था कि संकल्प का पति अभी एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ है और किसी लड़की के साथ अपनी मजा काट रहा है। सब गाड़ियों में से जल्दी जल्दी बाहर निकले और फिर संकल्प ने भी 5 स्टार होटल को देखते हुए कहा कि मानना पड़ेगा, मेरा पति है बहुत ज़्यादा अमीर, साला के पास पैसों की कमी नहीं है, 5 स्टार होटल में सेट कर रहा होगा अपने आप को। धैर्य ने भी पीछे से संकल्प को मारते हुए कहा कि अब अपने पति का गुणगान बाद में कर लियो, समझा तू, पहले हमें उसे ढूंढना होगा कि वो कहाँ पर है। बंदरों की टुकड़ी और सच्चा दैवा ब्रदर्स दोनों ही ग्रुप मिलकर अब उस 5 स्टार होटल के अंदर घुस गए थे संकल्प के पति को ढूंढने के लिए। अरमान सीधा रिसेप्शन के पास गया और फिर उससे बातें करने लगता है और फिर थोड़ा बहुत बहस करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें संकल्प के पति का कमरा बता ही दिया था। तो रिसेप्शनिस्ट ने भी अब परमिशन मिलते ही सारे एक साथ 5 स्टार होटल के कॉरिडोर में भागते हुए एक कमरे की तरफ जा रहे थे। वो कुछ भी करके बस संकल्प के पति को पकड़ना चाहते थे। फाइनली सारे एक कमरे के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए थे। बंदरों की टुकड़ी और सच्चा देवा ब्रदर्स ने एक साथ उस गेट पर जोर से लात लगाते हुए लात मारी और फिर वो गेट एकदम से खुल गया। संकल्प अभी फिर से बोलता है कि यार ये 5 स्टार होटल का गेट इतनी आसानी से कैसे खुल गया, इतना कमजोर दरवाजा लगाते हैं कि ये अपने कमरों में। तो निर्भय ने भी संकल्प के सिर पर एक हाथ मारकर कहा कि अबे शायद ये अंदर से बंद ही नहीं था। तभी सब एक साथ कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो सब ने अपनी अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया था, क्योंकि संकल्प का पति अभी किसी औरत के साथ मौजूद था जो अभी उसके साथ प्राइवेट टाइम एंजॉय कर रहा था। सब अंदर आए तो उन्होंने एक हाथ अपनी आंखों पर रखकर दूसरे हाथ से उस औरत को जाने का इशारा करते हुए कहा कि प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, मुझे ना इनसे कुछ बात करनी है। वो औरत जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करके वहाँ से भाग गई। शायद वो भी समझ गई थी कि अब संकल्प का पति पिटने वाला है। शायद वो लोग कोई बड़े अधिकारी हैं जो यहाँ पर छापा मार चुके हैं। उस औरत के भी जाते अब संकल्प ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और फिर अपने पति का कॉलर पकड़कर उसे बेड से उठाते हुए गुस्से से एक मुक्का उसके मुंह पर जोर से मारकर कहा कि साले, मैं यहाँ पर करवा चौथ का व्रत रखने की तैयारी कर रहा हूँ, तेरी लंबी उम्र चाहता हूँ मैं, और तू है जो दूसरी औरत के साथ यहाँ पर रातें रंगीन कर रहा है, मजा काट रहा है, अपनी शरीर की आंखों को बुझा रहा है। एक बार भी तुझे मेरा ख्याल नहीं आया, तुझने मेरे बारे में नहीं सोचा कि अग्नि की साक्षी मानकर मेरे साथ फेरे लिए थे तूने, और अब रात किसी और के साथ रंगीन कर रहा है यहाँ पर। इतना कहकर संकल्प ने अपने पति को मारना शुरू कर दिया। संकल्प सच में अभी सीरियस होकर अपने पति को जोर जोर से मुक्के बरसा रहा था। बाकी सब संकल्प को हैरानी से देख रहे थे। तो संकल्प ने भी फिर से अपने पति की गर्दन अपने बाजुओं में लपेटकर उसे दबाते हुए कहा कि तुझे क्या लगा था कि मैं अबला नारी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, तू कहीं दूसरी जगह मुंह मारेगा और मैं तुझे जाने दूंगा, कुछ करूंगा नहीं। आज ही तेरा टैटुआ दबा देता हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू है कि यहाँ पर मुंह काला कर रहा है किसी औरत के साथ, तुझे आज ही जिंदा मार दूंगा। आखिर संकल्प भी था तो छोटे शेर का ही बेटा, अपने बाप से 4 कदम आगे ही था। और फिर ये बात तो चंद्रकला ने भी बहुत ही पहले बता दी थी कि संकल्प को ऐसे देखकर निव्यांश ने भी फिर थोड़ा सा गुस्से में कहा कि संकल्प
संकल्प बहुत हो गया है तेरा, छोड़ उसे, छोड़, मजाक करने का टाइम नहीं है अभी, हमारे पास बहुत ज़्यादा कम वक्त है, अभी नियति और रूही को ढूंढना है हमें। तो संकल्प अपने पति की गर्दन दबाता हुआ बोलता है कि मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ भैया, भैया मैं तो सच कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। जब इसने मुझसे शादी की थी ना, तो ये सुहाग रात किसी और के साथ क्यों मना रहा है, क्यों मना रहा था ये उस औरत के साथ सुहाग रात? धैर्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तो क्या तेरे साथ मनाता सुहाग रात, वो भी छोड़ ना, तू इसके साथ सुहाग रात मनाता कैसे, ये बता मुझे। तो अब संकल्प को हल्की सी हंसी आ गई थी और फिर संकल्प बोलता है कि अच्छा अच्छा समझ गया, अब ज्यादा टांग मत खींच मेरी, समझा, तू चुपचाप खामोशी से खड़ा रहे। उसने अपने पति को बेड पर जोर से धक्का दे दिया और फिर चुटकी बजाकर उसे देखते हुए एटीट्यूड के साथ कहा कि हिंदी में जवाब दियो, समझा तू, ये बता राजीव राठी लड़कियों को किडनैप करके कहाँ पर रखता है, कहाँ पर लेकर जाता है, बता जल्दी से मुझे। तो संकल्प का पति अब उसने फिर से कन्नड़ भाषा में बोलना शुरू कर दिया था। वो बोलता है कि बंधु एना अल्लाह कपाटा कसुना एला बेंदु, अब सब मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। वो अपनी ही भाषा में उन सब से ये बोल रहा था। तो संकल्प फिर से गुस्से से चिल्लाया, अबे कटप्पा नहीं, हिंदी में बोल, हिंदी में। तो रोहान भी आके आया और फिर उसने अपना फोन निकाल कर गूगल ट्रांसलेटर उस आदमी के सामने कर दिया और फिर उसी की मदद से उन सब ने संकल्प के पति से ये सच जान लिया था कि राजीव राठी जिन लड़कियों को किडनैप करता है उन्हें अपने फार्म हाउस वाले बंगले में रखता है और वहीं से उन लड़कियों को दुबई भेज देता है और फिर कुछ लड़कियों को वहीं पर वो बेच देता है और कुछ के साथ वो गलत काम भी करवा देता है। तो सारे मिलकर अब जल्दी से वहां से निकल जाते हैं क्योंकि अब रूही और नियति का पता लग चुका था। जाते जाते संकल्प ने अपने पति को एक उंगली दिखाकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि साले सुधर जा, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। आज के बाद मैंने अगर तुझे किसी भी दूसरी औरत के साथ देख लिया ना, तो सच कहता हूँ तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा मैं। और फिर तभी निव्यांश ने भी संकल्प के बाजुओं को पकड़कर उसे खींचते हुए कहा कि अब इतनी ज्यादा एक्टिंग भी मत किया कर, चल चल यहाँ से, हमें रूही और नियति को ढूंढना है, तू तो बस अपने पति के पीछे ही पड़ गया है, जैसे आज ही उसकी जान ले लेगा। तभी संकल्प एक मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। करीब 1 घंटे के बाद रात के 7:30 बजे 2 गाड़ी 1 बाइक राजीव राठी के फार्म हाउस पर आकर रुक जाती है। उन सब ने अपनी अपनी गाड़ी और अपनी अपनी बाइक थोड़ा सा पीछे ही पार्क की हुई थी क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो सामने से गए तो खतरा हो सकता है और राजीव राठी इतना भी आसान काम नहीं करता था क्योंकि वो भी एक जाना माना नाम था। फार्म हाउस के आसपास खेत ही खेत बने हुए थे। वो जगह एक कपल्स ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट जगह थी जो वहां पर अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते थे क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं था। करीब 5-6-7 किलोमीटर तक वहां पर पक्की रोड भी नहीं थी। राजीव राठी ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां पर पुलिस का शक भी ना चाहे और फिर यहीं से वो लड़कियों को दुबई भेज देता था और किसी को भी कुछ पता नहीं चलता था। अनाथ आश्रम की जो खूबसूरत लड़कियां होती थी, कुछ लड़कियों की दुगनी उम्र के आदमियों से शादी कर देता था तो कुछ लड़कियों को वो दुबई भेज देता था और कुछ लड़कियों को वो बेचकर पैसा कमाता था, कुछ को वो उल्टे सीधे काम करने के लिए भी मजबूर करता रहता था। बंदरों की टुकड़ी और सच्चा देवा ब्रदर्स जैसे तैसे करके अब उस फार्म हाउस के मेन गेट तक आ गए थे। तो मेन गेट के बाहर अभी बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताला देखकर तो अब उन सबको यकीन हो गया था कि हो ना हो रूही और नियति अब यहीं पर होंगी। कहीं ना कहीं वो जानबूझकर यहाँ पर ताला लगा देता है ताकि यहाँ पर किसी को भी शक ना हो और ताला कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया है। अब सब फिर से अपनी सोच में पड़ गए थे कि वो अंदर कैसे जाएं। फिर सबने कुछ सोचा और फिर सबने एक दूसरे की तरफ कुछ इशारा किया और फिर धैर्य और अरमान दोनों ही घोड़ा बन गए और फिर सबने उनके ऊपर अपने अपने पैर रखकर दीवार को कूद लिया और फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उस फार्म हाउस के अंदर चले गए थे। वो सब जब फार्म हाउस के अंदर गए तो उन्हें वहां पर कोई भी आहट नजर नहीं आई। ऐसा लग ही नहीं रहा था वहां पर कोई होगा। उन लोगों ने भी कोई आहट नहीं करी और ना ही कोई आदमी ने वहां पर उन्हें देखा था। रोहान अपनी सिक्स्थ सेंस करता हुआ बोलता है कि निव्यांश यहाँ पर कोई नहीं है, हमें लगता है कि शायद वो लोग यहाँ से उन दोनों को ही ले जा चुके हैं, रूही और नियति को यहाँ से ले जा चुके हैं, यहाँ पर रूही नियति नहीं है। निव्यांश बोलता है कि तुम शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी हमें अंदर तो जाना ही होगा, एक बार अंदर जाकर देखना होगा कि शायद वहां से हमें कोई सुराग मिल जाए, कि हमें पता चल जाए कि वो नियति और रूही को यहाँ से कहाँ ले गए होंगे। सब अब फार्म हाउस के अंदर चले गए थे। उस फार्म हाउस में बिल्कुल सन्नाटा था, वहां पर कोई भी नहीं था, हर जगह अंधेरा सा लग रहा था। देखकर ही साफ लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और कोई भी रहता नहीं है। सब ने अभी इधर उधर कमरों में जाकर देखा तो वहाँ सच में अभी कोई भी नहीं था, न नियति थी, न रूही थी और ना ही कोई और।
लेकिन वहाँ कुछ चूड़ियाँ, दुपट्टे, लड़कियों की चप्पल, झुमका, बहुत सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, जिसे देखकर बंदरों की टुकड़ी और सचादेवा फैमिली समझ गई थी कि यहाँ पर नियति और रूही के साथ साथ और भी लड़कियां थी जिन्हें शायद राजीव राठी ने यहाँ से गायब कर दिया है, जिसकी किडनैपिंग राजीव राठी ने की होगी, या तो किडनैपिंग की होगी या फिर उन लड़कियों को राजीव राठी ने अनाथ आश्रम की होंगी जिन्हें उन्हें बेचकर या फिर किसी और के साथ शादी करके यहाँ से भेज दिया होगा। आखिर राजीव राठी अपनी माँ का ही तो बेटा था। जैसी ही रूपमती थी, एकदम खटिया औरत, ठीक उसी तरह वो भी था। जितनी बुरी उसकी माँ थी उतना ही बुरा राजीव राठी था। शायद अपनी माँ से भी बुरा इंसान था वो सब बाहर जाने लगे तभी उन्हें किसी लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर सब एकदम से रुक गए थे और सब काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो गए थे। सब ने अभी उस हॉल में अपनी अपनी नज़रें घुमा कर देखा तो वहाँ पर अभी कोई भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की है जो धीरे धीरे रो रही है। सब उस हॉल में रखे हुए सोफे को देख रहे थे और फिर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। सब अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे और फिर तभी रोहान जो 4 कदम चलकर एक सोफे के पीछे गया, जहाँ पर एक लड़की अपनी आंखें बंद किए हुए अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर सिसकियां ले रही थी और धीरे धीरे से रो रही थी। वो लड़की सच में दिखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी रोने की वजह से हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। रोहान ने उस लड़की को देखा तो रोहान की आंखें हैरानी से फैल गई थी। रोहान को हैरान होता हुआ देखकर अरमान भी जल्दी से उसके पास आया और फिर उसने भी उस लड़की को देखा तो अरमान के दिल की धड़कनें भी रुक गई थी। उसके दिल में भी अजीब सी धक हुई। वो भी हैरानी से एक कदम पीछे हट गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लड़की आंख बंद किए हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। बंदरों की टुकड़ी भी अब अरमान और रोहान को ही देख रहे थे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने सोफे के पीछे ऐसी कौन सी चीज देख ली है कि दोनों का ही दिल एकदम से ठहर गया था, जो एकदम से शॉक्ड हो गए थे। ना तो वो कुछ बोल रहे थे और ना ही कुछ बता रहे थे। तो बंदरों की टुकड़ी ने भी अब धीरे धीरे जाकर देखा तो वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। निव्यांश ने उस लड़की से धीरे से पूछा कि बच्चा कौन हो तुम? उस लड़की ने भी जवाब एक बार भी नहीं दिया, बल्कि मुंह पर हाथ रखकर जैसे तैसे अपने आप को रोकने लगी, रोने को कंट्रोल कर रही थी। तो निव्यांश ने भी एक बार फिर से पूछा कि बच्चा देखो ना, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना कुछ करेंगे। बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है? वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, पर उसने तो बस धीरे से अपनी आंखों को खोला तो निव्यांश को देखा और फिर गिड़गिड़ाते हुई लहजों में बोलती है कि प्लीज प्लीज मारना मत मुझे, प्लीज प्लीज कुछ भी मत करना, छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से, प्लीज प्लीज कुछ मत करना मेरे साथ। तो अरमान और रूहान तो बस एकदम से सुन्न खड़े हुए थे और फिर तभी उस लड़की ने जब रूहान की तरफ देखा तो रूहान को देखकर वो लड़की एकदम से जम गई थी। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो और भी तेज बह रहे थे। उसके रोना तो अब और भी ज्यादा तेज हो गया था। उन आंसुओं की स्पीड अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उस लड़की ने अपने दोनों हाथ फैलाकर रूहान की तरफ देखते हुए कहा कि भाई भाई आगे आप। तो रूहान भी झटके से घुटनों के बल बैठकर अपनी दोनों ही बाहें फैलाकर उस लड़की को देखकर बोलता है कि निशा बच्चा तू यहाँ पर कैसे आ गई? तू यहाँ पर क्यों आ गई? वो लड़की कोई और नहीं थी, निशा थी, अरमान और रूहान की बहन। उसने जैसे ही अपने दोनों ही भाइयों को देखा तो वो जल्दी से भागकर रूहान के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रूहान के गले लगते ही निशा जोर जोर से रोने लगी। अरमान जैसे उसके तो जैसे हाथ पैर कांप से गए थे, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान निकल गई हो। तो निशा भी ऐसे अपने भाई के गले लगी थी जैसे वो भगवान के गले लगी हो। रूहान और अरमान को वहां पर देखकर निशा ने एक राहत की सांस ले ली थी, लेकिन उसका रोना भी कम नहीं हुआ था। रूहान ने अपनी पकड़ अपनी बहन पर कसी हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ उसे संभाल रहा था। अरमान भी घुटनों के बल झटके से बैठ गया और फिर उसने भी निशा को अपने गले लगा लिया। निशा भी अरमान के गले लगकर फिर से रोने लगती है। अरमान ने अपनी बहन के आंसू पोंछे तो और उसके माथे को चूमकर धीरे से कहा कि तू यहाँ पर कैसे आ गई? बता मुझे, बता तुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? तो निशा बोलती है कि
कि भैया भैया हम लोग ट्रिप पर गए थे और फिर वहीं मेरा किडनैप हो गया था और जब मेरी आंखें खोली तो मैं यहाँ पर आ गई थी। भैया मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भैया, यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ थी लेकिन वो सब उन लड़कियों को लेकर चले गए हैं, बस मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। अरमान बोलता है कि कहाँ गए हैं, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर लेकर गए हैं उन लड़कियों को। तो निशा बोलती है कि पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि आज रात ही उन्हें दुबई भेज देंगे। बंदरों की टुकड़ी को भी समझते देर नहीं लगी कि ये निशा है जो रूहान और अरमान की बहन है और इसीलिए शायद रूहान और अरमान दोनों ही सुन पड़ गए थे उस लड़की को देखकर। हैरान तो बहुत ज्यादा बंदरों की टुकड़ी भी थी कि वो यहाँ पर नियति और रूही को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर निशा मिल गई थी और शायद ये बहुत अच्छी बात भी थी, नहीं तो निशा की भी लाइफ खराब हो जाती। निर्भय जल्दी से बाहर गया और उसने अपनी गाड़ी में से पानी की बोतल निकाली और फिर भागकर अंदर की तरफ लेकर आया। उसने निशा की तरफ पानी की बोतल बढ़ा दी तो निशा ने भी पानी ले लिया और फिर पानी पीने के बाद रूहान निशा को फिर से अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है कि मुझे ध्यान करके बताओ मुझे ध्यान करके तुमने क्या सुना था, क्या बोल रहे थे वो और कहाँ पर लेकर गए हैं इन सारी लड़कियों को, वो लोग लड़कियों को लेकर कहाँ पर गए। बहन तू ही है जो हमें बता सकती है। देखो तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं किसी से शादी कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें रूही नाम की लड़की के बारे में कुछ बताया था, तो रूही और नियति भी यहीं पर है। मुझे ना बस ये बता दो कि वो कहाँ पर है। अब तुम मुझे याद करके बताओ कि वो लोग रूही और नियति को लेकर कहाँ पर गए हैं। यहीं पर थी रूही और नियति तुम्हारे साथ में ही। तो निशा भी रूहान के गले लगी हुई थी और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोल कर रूहान को देखकर बोलती है कि भाई डायमंड ब्लू नाम का कोई होटल है ना, ये कह रहे थे कि सारी लड़कियों को वहीं पर लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद वहां से ही दुबई भेज देंगे और कुछ लड़कियों को मजबूर करके यहाँ पर वो कुछ काम भी करवाएंगे और कुछ लड़कियों को बेच भी देंगे। भाई ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी भी हरकत में आ गई और फिर अपना फोन निकालकर उस होटल के नाम को सर्च करने लगती है। तो रूहान भी अब जल्दी से खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी बहन को संभालते हुए खड़ा किया। रूहान बोलता है कि तुम में से कोई एक मेरी बहन को घर छोड़कर आओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहन यहाँ पर रहकर या फिर हमारे साथ रहकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाए, तो तुम में से कोई भी जाओ और मेरी बहन को घर छोड़ाओ। लेकिन निशा ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाकर रूहान को गले लगाकर कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं ना किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है, मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी आपके सिवा, मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ ही जाना है, मैं आपके साथ जाऊंगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं एक बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, अब नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ोगे ना, आप मुझे छोड़ने चलोगे वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निशा भी पूरी तरह से जिद करने लगी और फिर उसकी जिद करना लाजमी भी था। वो बुरी तरह से डर गई थी और फिर अब उसे किसी पर भी यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने रूहान को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं किया था। तो रूहान ने भी अब अरमान को देखा तो अरमान ने भी निशा के सिर पर अपना हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा कि रूहान हम ना इसे अपने साथ ही रख लेते हैं, ये हमारे साथ रहेगी तो बिल्कुल सेफ रहेगी, जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा ना तब हम इसे घर लेकर चलेंगे, अभी ये इनमें से किसी के साथ भी नहीं जाएगी और हमारे पास भी वक्त नहीं है जो हम इसे घर छोड़ने जाएंगे। तो रूहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बंदरों की टुकड़ी और सचा देवा ब्रदर्स निशा को लेकर बाहर आ जाते हैं। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे और फिर उस होटल की तरफ चले गए थे जहां पर एड्रेस अभी निशा ने बताया था। वो कोई डायमंड ब्लू होटल था जहां पर अब सब तेजी के साथ जा रहे थे। निर्भय ड्राइव कर रहा था और अरमान बिल्कुल निर्भय के बराबर में बैठा हुआ था। निशा और रूहान दोनों ही पीछे बैठे हुए थे। निशा किसी बच्ची की तरह रूहान के साथ चिपकी हुई बैठी हुई थी और सिसकियां लेकर अभी भी रो रही थी। उसकी आंखें ही बता रही थी कि वो कितना ज्यादा रो चुकी है और कितना ज्यादा डर चुकी है। ऐसी सिचुएशन में भी निर्भय बार बार फ्रंट मिरर में ही निशा को ही देखे जा रहा था। वो जितना ज्यादा निशा को देखता उसकी दिल की धड़कनें उतना ही ज्यादा निशा को देखने के लिए कहती। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। जब जब वो निशा को देखता तो निशा भी 20-21 साल की खूबसूरत सी लड़की थी, 5 फुट 2 इंच की हाइट होगी, रंग बिल्कुल गोरा, देखने से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल शिखा पर ही गई हो। सच में शिखा की ही तरह लग रही थी निशा, बिल्कुल शिखा जितनी ही मासूम, शिखा जितनी जैसे ही नैन नक्श, शिखा जैसे ही रंग और फिर उसके जैसे ही बाल, बिल्कुल शिखा जैसी ही गई थी।
कोई देखता तो दूर से ही बता सकता था कि निशा शिखा की ही बेटी है। निर्भय भी अपने आप को जितना ज्यादा कंट्रोल करता, उसकी आंखें उतनी ही ज्यादा अपनी मनमानी करती और बार बार वो निशा की तरफ देखता। और फिर फाइनली 1 घंटे ड्राइव करने के बाद निर्भय ने गाड़ी होटल के बाहर आकर रोक दी थी। रोहान ने निशा का हाथ पकड़ा और फिर उसे गाड़ी से बाहर उतार लिया। रोहान ने अब फिर से निशा से कहा कि एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है निशा बेटा। अगर गलती से भी मेरा हाथ छूट जाए तो इन सब की शक्ल देख लो अच्छे से। इनमें से किसी का भी हाथ पकड़ लेना, समझी तुम। इनमें से किसी के साथ भी रहोगी तो कोई भी खतरा नहीं होगा तुम्हें। अगर मैं और अरमान तुम्हें ना दिखे ना, तो कहीं पर भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम लगे तो तुम इन सब के साथ जा सकती हो कहीं पर भी। निशा ने भी रोहान की बात समझकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। रोहान ने भी अरमान से कहा कि अरमान सीधा कमिश्नर को मैसेज करो, जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम लेकर यहाँ पर आ जाए। तो अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर फोन निकाल कर कमिश्नर को मैसेज करने लगा। तो निव्यांश अभी उस होटल को देख रहा था। वो होटल बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही उस होटल में निव्यांश को कोई भी स्टाफ दिखाई दे रहा था। वहां बस गाड़ियां तो काफी ज्यादा लग्जरीज सी खड़ी हुई थी, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे होटल में ज्यादा लोग नहीं होंगे, बस कुछ ही लोग होंगे जो शायद अपने ही काम से आए होंगे। होटल के आसपास जो जमीन पड़ी हुई थी वो भी बिल्कुल खाली सी पड़ी हुई थी। निव्यांश बोलता है कि रोहान हमें अंदर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं है। हम अगर मिलकर लड़ेंगे ना तो उन्हें हरा सकते हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो रोहान ने भी अब निव्यांश की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। निव्यांश ने भी अपने भाइयों की तरफ देखकर कहा कि तुम मेरे बंद लड़ोगे ना तुम सब। तो सब ने ही अपनी बाजुओं को फोल्ड करते हुए कहा कि हाँ भाई बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे और सबका मुंह भी तोड़ेंगे। निव्यांश ने भी सबको अपनी उंगली दिखाकर वार्न करते हुए कहा कि और हाँ एक बात अच्छे से सुन लो, अगर कोई भी पीटा या फिर किसी को भी सीरियस चोट लग गई तो मैं उसका जो करूंगा ना वो सोच भी नहीं सकता है। पीटना है हम सबको, पीटना नहीं है उन लोगों से। घर जाकर वानर सेना को जवाब भी देना पड़ेगा फिर सबको। तो बेहतर यही होगा कि मजाक मस्ती नहीं करना है किसी को भी, सीरियस हो जाओ और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से उन सबको मारना। सब ने एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। निव्यांश ने रोहान को देखकर कहा कि तो फिर चले अंदर। तो रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। वो सब एक साथ बिल्कुल आर्मी की तरह तेज कदमों के साथ होटल के अंदर चले गए थे। उन्होंने होटल के अंदर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो फिलहाल तो होटल के हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था। सब उस हॉल को देखने लगते हैं और फिर तभी एक कमरे में से 2 हट्टे कट्टे बाउंसर्स बाहर निकल कर आते हैं और फिर उन्होंने अपने हाथ बांधकर सबको गुस्से से घूर कर देखा और फिर कहा कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। सभी बाउंसर्स को देखकर अपना अपना सलाइवा कटकने लगते हैं, क्योंकि वो बाउंसर्स सच में बहुत ही ज्यादा हट्टे कट्टे थे जो 4 आदमी को एक बार में ही उठाकर फेंक सकते थे। लेकिन अब तो सब सोच रहे थे कि ओखली में सिर्फ दे ही दिया है तो फिर मुसल से क्या ही डरना। तो निर्भय ने भी अब जल्दी से निशा की बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचकर बाउंसर के सामने लेकर आया और फिर बोलता है कि ये लड़की वहां पर रह गई थी, इसे ही देने के लिए आए हैं हम सब। वो बाउंसर हैरानी से भी निर्भय को गुस्से से घूरकर देख रहा था और फिर इतने में ही निर्भय ने एक पंच बनाकर उस बाउंसर के मुंह पर मारा और फिर देखते ही देखते बंदरों की टुकड़ी उन दोनों बाउंसर पर टूट पड़ी। तो निर्भय ने भी बाउंसर को घुमाकर एक लात मारी थी और फिर निशा का हाथ पकड़ लिया। तो बंदरों की टुकड़ी निर्भय को ही देख रही थी। निर्भय जो सबसे ज्यादा डरता था वो आज निशा के सामने बहुत ही ज्यादा ब्रेव बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निशा को इम्प्रेस करना चाहता हो। अब निर्भय भी एक हीरो की तरह उन बाउंसर्स से सबसे पहले जाकर लड़ रहा था। निर्भय को कहाँ पता था कि घर जाने के बाद बंदरों की टुकड़ी उसका मजाक बनाने वाली है। तो बंदरों की टुकड़ी जो अभी काफी ज्यादा पीट तो बाउंसर को रही थी, लेकिन उन सब का ध्यान अभी निर्भय पे ही था। तो धीरे धीरे वहां पर और भी ज्यादा बाउंसर्स आने लगे थे और फिर देखते ही देखते वो लड़ाई अभी बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई थी। सब सच में बहुत ही ज्यादा लड़ रहे थे एक दूसरे से। निशा को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन बंदरों की टुकड़ी ने निशा का पूरा ख्याल रखा था। कभी निर्भय निशा को प्रोटेक्ट करता तो कभी संकल्प, कभी धैर्य। तो सब एक एक साथ एक बार करके निशा को बचा रहे थे। उन सारे बाउंसर्स को पीटने के बाद सब उस होटल के कमरे में लड़कियों को ढूंढने लगते हैं और हर एक कमरे में से 2-2 लड़कियां, कहीं 3-3 लड़कियों को बाहर निकाल रहे थे। तो बंदरों की
टुकड़ी और सचादेवा ब्रदर्स उन लड़कियों को देखकर बोलते हैं कि तुम सब जल्दी जल्दी से यहाँ से जाओ और हाँ, आसपास जो भी पुलिस स्टेशन हो वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करो और जल्दी से यहाँ पर भेजो, समझे? तुम सब जल्दी जल्दी से निकलो यहाँ से। वो लड़कियाँ भी बस अपनी जान बचाकर वहाँ से जल्दी जल्दी से भागने लगती हैं और देखते ही देखते वहाँ पर और भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स और बाउंसर्स आ गए थे। बंदरों की टुकड़ी और सचादेवा ब्रदर्स उन सब से भी लड़ने के लिए आगे आ चुके थे और उन सब से लड़ने लगे थे। तो संकल्प ने एक बाउंसर्स के मुंह पर अपनी लात घुमा कर लात मारी और फिर निर्भय के कान में धीरे से कहा कि साले, तूने निशा का हाथ जानबूझकर पकड़ा था ना, बता मुझे। तो निर्भय ने भी एक बाउंसर के मुंह पर पंच मारकर कहा कि तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब हो गया है तेरी तरह, समझा? तू चुपचाप से लड़ाई कर। तो संकल्प भी बोलता है कि सोच ले, अभी सच सच बता दे, सही सही एक्सेप्ट कर ले, वरना मैं सच कहता हूँ मैं इसी पर ही ट्राई करने वाला हूँ अब। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद भी आ गई है ये। और ये सुनते ही निर्भय का गुस्सा एकदम से बढ़ गया और फिर उसने एक पंच बाउंसर को जोर से मारा और फिर जानबूझकर एक संकल्प के मुंह पर भी जड़ दिया। तो संकल्प अभी 2 कदम पीछे हटकर गुस्से से निर्भय को घूर कर देखकर बोलता है कि साले, मुंह से नहीं बोल सकता था तू, जो तूने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, हाथ से बोल रहा है, मुंह से बोल देगा तो कुछ हो जाएगा क्या? देख लूंगा तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगा। इतना कहकर वो दोनों ही फिर से फाइट करने लगते हैं। अरमान और रूहान भी अब पूरी तरह से उन लोगों पर टूट पड़े थे। रूहान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे वो आज सारा का सारा गुस्सा इन बॉडीगार्ड्स पे ही निकाल देगा। पहले तो वो रूही और नियति के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन जब से उसने निशा को वहाँ पर देखा था, उसकी हालत को देखा था, तब से तो रूहान का मन यही कर रहा था कि एक एक की गर्दन मरोड़ देता वो। और फिर इसी गुस्से में ही रूहान ने कितने ही बाउंसर को बहुत ज्यादा मार दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर और भी ज्यादा बाउंसर्स आ गए थे। तो धैर्य अभी बाउंसर्स को देखकर बोलता है कि सालो, जितना भी बाउंसर्स को मारते हैं उतना ही ज्यादा आ जाते हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे बाउंसर्स? अब तो हाथ भी बहुत ज्यादा दर्द करने लगे हैं। इतना कहकर धैर्य ने फिर से अपनी बाजुओं को फोल्ड किया और फिर फाइटिंग मोड में आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ उसी होटल के एक बड़े से हॉल में राजीव राठी कुछ आदमियों के साथ बैठा हुआ उनके साथ कुछ बातें कर रहा था, जिनके साथ उसे उस लड़कियों को डील करनी थी। वो सारी लड़कियों की डील उन आदमियों के साथ कर रहा था, उन्हें हमेशा के लिए दुबई भेजने के लिए। तभी एक आदमी उस कमरे में आकर बोलता है कि सर, बाहर 7-8 लड़के आए हैं और वो लड़के हमारे बाउंसर्स को बहुत ज्यादा पीट रहे हैं। तो राजीव राठी ने भी उस आदमी की बात सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि तो लगता है कि वो बंदर उछलते हुए यहाँ तक आ गए हैं, उन्हें भी पता चल गया है कि हम लड़कियों को आज दुबई भेज रहे हैं। वो आदमी अभी राजीव राठी से बोलता है कि सर, उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को आज़ाद भी कर दिया है। तो राजीव राठी ने भी अपने पास रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाया और फिर उस आदमी की तरफ फेंकते हुए गुस्से से कहा कि तो तुम सब क्या मर गए थे क्या? मर गए हो क्या तुम सब? यहाँ पर जाओ, जाकर उन सबको बहुत ज्यादा मारो पीटो, क्या कर रहे हो तुम सब? यहाँ पर रोको, बाकी लड़कियों को भी आज़ाद कर देंगे वो, जितनी जल्दी हो सके अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो और फिर उन सब पर अटैक करो। कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए, जान लेनी पड़े ना तो पीछे भी मत हटना, सबकी जान भी ले देना, पुलिस को भी मैं संभाल लूंगा। प्लीज अब तुम जल्दी से जाओ और संभालो उन लड़कों को, लेकिन एक एक की हड्डी तोड़ देना। उन लोगों को अब अपाहिज बना दो, जाकर उन लोगों को ऐसा कर दो कि वो कभी भी किसी के भी काम में टांग ना अड़ा पाए। उस आदमी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वहां से जल्दी से भागते हुए चला गया। राजीव राठी ने भी अपने सामने बैठे हुए लोगों से कहा कि सॉरी जेंटलमैन, आज ये डील नहीं होगी, आज की डील कैंसिल, मैं ना रिस्क नहीं ले सकता हूँ, आप लोगों को जाना होगा अभी, हम बाद में इस डील को फाइनल करेंगे। वो आदमी खड़े होकर एक एक करके एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर की तरफ चले गए थे। तो राजीव ने भी एक मुक्का बनाया और फिर अपने सामने रखी हुई कांच की टेबल पर जोर से मारते हुए गुस्से से चिल्लाया, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, प्रताप फैमिली को तो मैं बर्बाद करके रहूंगा, बर्बाद कर दूंगा प्रताप फैमिली को, इससे तो मुझे पहले से ही अपनी माँ और पापा का बदला लेना है। इतना कहकर राजीव राठी वहां से गुस्से से चला गया था। राजीव राठी ने एक कमरे में पहुंचा जहां पर रूही और नियति दोनों ही बैठी हुई रो रही थी, दोनों के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। राजीव गुस्से में रूही के पास गया और फिर उसने खींचकर एक चांटा रूही के गाल पर जड़ दिया और फिर रूही के गाल को अपने एक हाथ में पकड़कर गुस्से से चिल्लाता है कि तेरा वो आशिक यहाँ पर आ गया है और उसे लगता है कि वो तुझे मुझसे आजाद कर लेगा, छुड़ा लेगा, तुझे यहाँ से बचा कर ले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैं भी ना राजीव राठी हूँ, राजीव राठी, अगर तुम्हें यहाँ से जान
से मारना पड़ेगा ना तो भी मार दूंगा तुम्हें, लेकिन आज़ाद नहीं करूंगा। तुझे और तेरी बहन दोनों को ही आज यहीं पर जिंदा मार दूंगा मैं। नियति भी गुस्से में बोलती है कि छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो नहीं तो जान से मार दूंगी तुम्हें। तो राजीव ने भी अभी फिर से पलटकर रूही को देखा और फिर खींचकर एक चाटा नियति के गाल पर भी मार दिया। दोनों ही बहनें अब काफी ज्यादा डर रही थी। तो क्या करेगी बंदरों की टुकड़ी और सचादेवा ब्रदर्स, रूही और नियति को बचा लेंगे या फिर नहीं।